बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो फ्लक्स मैंने लिखा हुआ है, ये फ्लक्स की टर्मिनोलॉजी कोई फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी नहीं है, बल्कि ये टर्मिनोलॉजी आम जबान में भी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो ये लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लक्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लक्स का मतलब जब ट्रैफिक पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं ट्रैफिक फ्लक्स। तो ट्रैफिक फ्लक्स से उनका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, देखो दिन हो या रात हो, जो एक रोड है वो रोड दिन या रात में कम, छोटी या बड़ी नहीं होती। वो उसकी जो विड्थ होती है वो वही रहती है। अलबत्ता उसके ऊपर जो गाड़ियां गुजर रही होती हैं उनकी तादाद कम या ज्यादा होती है। तो फ्लक्स जब वो कहते हैं ट्रैफिक फ्लक्स ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उसी रोड के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है, ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं। और जब वो कहते हैं ट्रैफिक फ्लक्स कम है तो इसका मतलब है उसी रोड के ऊपर अब गुजरने वाली गाड़ियों की तादाद कम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारा मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हम ये बात जानते हैं कि चार पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही सही मुनासिब लफ्ज़ है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती हैं एक पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है एक नेगेटिव चार्ज पे, जिसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब कितनी लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, कितनी टर्मिनेट हो रही हैं, तो ज्यादा बेहतर ये कि ओरिजिनेट वाले के ऊपर हम बात कर लें। तो सपोज करेंगे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं, निकल रही हैं। तो इसके सामने मैंने एक यूनिट एरिया रख दिया। इस यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी उतना हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, और जितनी कम इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना कम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a unit area। तो किसी यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं वो उसका क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं फाई से और ई लिख देते हैं। हमारी बुक पे इसको ई नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप चाहें तो ई लिख दें और अगर चाहें तो ई ना लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम बुक का सिंबल यूज कर लेते हैं, हम सिंपल इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाई ये सिंबल है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। और मैथमेटिकल इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द यूनिट नॉर्मल एरिया, राइट। इसमें हमारे पास ये जो फाई है ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो ई है हमारे पास ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज होती है। मैथमेटिकल फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। और यहां पर जो ये जो डेल्टा ए है ये हमारे पास कहलाता है यूनिट नॉर्मल एरिया, राइट। डेल्टा ए को हम क्या कह रहे हैं? यूनिट नॉर्मल एरिया कह रहे हैं। अब कुछ बातें इसमें आपने जरा समझनी है, और वो समझने वाली सबसे पहली बात तो ये है कि जो डेल्टा ए है यानी जो एरिया है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी स्केलर। क्या एरिया को हम वेक्टर कहें या एरिया को हम स्केलर कहें? सबसे पहली बात तो ये है। तो हम ये बात जानते हैं कि एरिया कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एरिया इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि मैंने जो एरिया लिखा हुआ है उस एरिया के ऊपर मैंने एरो लगाया हुआ है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या एरिया वेक्टर है? जी नहीं, एरिया वेक्टर नहीं है, एरिया स्केलर है। तो फिर मैंने इसको वेक्टर क्यों लिखा है? देखिए फर्स्ट टाइम हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी स्केलर के साथ अगर डायरेक्शन ऐड करने के काबिल हो जाए तो वो स्केलर क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर देता हूं कि हम लोगों ने कुछ इस किस्म की बात की थी कि एक स्केलर क्या होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका यूनिट होता है। जबकि वेक्टर के बारे में हमने क्या बात की थी कि उसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद होती है। इसको हमने क्या बोला था? वेक्टर कहा था। देखिए मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या कहलाता है? स्केलर। तो यहां मैग्नीट्यूड और यूनिट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? स्केलर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेक्टर क्या होते हैं?
वो स्केलर होते हैं जिनमें हम डायरेक्शन ऐड करने की काबिल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, स्केलर प्लस डायरेक्शन, यानी किसी स्केलर के साथ डायरेक्शन को ऐड करने। तो अब डायरेक्शन कैसे ऐड करने, तो ये बात भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी कि डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। याद है आपको? तो यूनिट वेक्टर हमने क्या बताया था फर्स्ट ईयर में कि एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और उसकी एक खास डायरेक्शन होती है। फिर हमने आपको ये बात बताई थी कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद होता है किसी चीज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। मसलन हमने कुछ इस किस्म की बात कही थी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे लिखा जाएगा, ए के ऊपर हम कैप लगा रहे थे, और वो हम कैसे लिखते थे, उस वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे। तो इस चीज को मैं अगर दूसरी तरफ ले जाऊं तो मैं वेक्टर ए को ऐसे लिख सकता हूं, ये मैग्नीट्यूड इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं वेक्टर में कितनी चीजें, 2, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैं डायरेक्शन हटा दूं तो ये सिंपल एक मैग्नीट्यूड है, और अगर इसके साथ में मैं डायरेक्शन ऐड कर दूं तो ये फिर वेक्टर बन जाता है। तो मैग्नीट्यूड यानी नंबर के साथ, मैग्नीट्यूड इज जैसे नंबर, अगर आप क्या शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं, डायरेक्शन, तो वो चीज क्या बन जाती है, वेक्टर बन जाती है। अब इसकी बहुत सारी मिसालें भी, एग्जांपल्स भी वहां पर आपको बताई गई थी। मिसाल के तौर पे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस जो कवर्ड हो रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन अगर वही डिस्टेंस की जगह हम लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, इसको हमने कहा था वेलोसिटी। तो अगर स्पीड जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है उसमें हमने डायरेक्शन ऐड कर दी, इट बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली आप एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, किसी भी आर्बिट्रेरी रास्ते से, जो भी आपको रास्ता सुटेबल लगता है, घूमते घुमाते ए से बी पर पहुंच जाए, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर आप ए से बी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ए से बी तक का जो रास्ता है अब वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिस्टेंस को डायरेक्शन देकर डिस्प्लेसमेंट में कवर कर दिया। सो दीज आर द एग्जांपल जो हमें ये बात समझा रही है कि अगर हम किसी स्केलर के साथ डायरेक्शन को ऐड करने के काबिल हो जाए तो उस स्केलर को हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, किसमें, वेक्टर में। और डायरेक्शन को ऐड करने के लिए जिस वेक्टर की हमें जरूरत होती है वो भी अभी हमने आपसे डिस्कस कर लिया, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि एरिया जो कि स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं एरिया के साथ डायरेक्शन यानी एरिया के साथ एक यूनिट वेक्टर मिला दूं तो वही एरिया जो कि एक स्केलर क्वांटिटी था वो एरिया अब एक वेक्टर एरिया कहलाएगा। अब अगला सवाल ये है कि किसी एरिया का मतलब होता है ना सरफेस, किसी एरिया या सरफेस के साथ हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो वो वेक्टर में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो यूनिट वेक्टर उसके साथ अटैच कैसे करेंगे। तो इसका सवाल का जवाब है कि उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर अटैच करना है। मिसाल के तौर पर आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है और फर्ज कर लेंगे ये जो मेरा मार्कर है, दिस मार्कर इज ए यूनिट वेक्टर, तो इस यूनिट वेक्टर को इस बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलरली मैंने बना दिया इस तरह, ठीक है। तो ये मेरा जो मार्कर है ये इस बोर्ड यानी सरफेस पर परपेंडिकुलर बनाया गया है। परपेंडिकुलर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है फिजिक्स में वो इस्तेमाल होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो यूनिट नॉर्मल एरिया का मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर बनाया गया है एरिया के ऊपर। इसकी मैं और भी मिसाल आपको दे देता हूं। मिसाल की तो ये हमारी फिजिक्स की बुक है, राइट। अब फिजिक्स की बुक का जो ये एक एरिया, इस एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो इस एरिया की डायरेक्शन बताने का आसान तरीका ये है कि हम इस एरिया के ऊपर एक यूनिट वेक्टर ड्रॉप कर लें। तो अब इस सरफेस की डायरेक्शन किस तरफ है, मुझे इस सरफेस को देखने की जरूरत नहीं है इसकी डायरेक्शन के लिए। मैं किसको देखूंगा, इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर को देखूंगा। नॉर्मल का मतलब है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर बनाया गया है, ये मतलब है नॉर्मल। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। अब इस सरफेस की डायरेक्शन के लिए मुझे इस सरफेस को नहीं देखना, मुझे सरफेस पे बनाया गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता है, मुझे इस वेक्टर को देखना है, इस वेक्टर को। तो एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। अब एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड है। अब एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है। तो मुझे इस एरिया को हटा दें, मैं जस्ट इसको देखूंगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर बता रहा है मेरे एरिया की डायरेक्शन इस वक्त आपके लिहाज से लेफ्ट हैंड के ऊपर, मेरे एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, मेरे एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये बात समझ आ रही है। सो व्हाट आई हैव टू लुक एट
I have to look at the unit vector. That unit vector, the direction of the unit vector is basically the direction of the area. So area, which is a scalar quantity, now converted into a vector quantity. I think ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। तो अब इसकी एक तो ये मसला हमारा हल हो गया कि एरिया हमारे पास यहाँ पर कौन सा एरिया लिया जा रहा है, वेक्टर एरिया। तो जब हम वेक्टर एरिया ले रहे हैं तो ये बात अब अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जब भी मैं फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहा होऊंगा तो मैं एरिया की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करूंगा। मैं एरिया की डायरेक्शन बताऊंगा कि एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेल नोन क्वांटिटी, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं इस ई के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट नॉर्मल एरिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फ्लक्स हमारे पास यानी दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने पे, प्रोडक्ट होने पे जो जवाब हमारे पास आ रहा है यानी जो फ्लक्स आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यस, हमारे पास फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इसके ऊपर हम मजीद बात करते हैं। अच्छा, अब बात ये इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट जो है हमारे पास फिलहाल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज है और एरिया हमारे पास जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। तो फोर्स के यूनिट हमारे पास क्या होता है बेटा, न्यूटन, और चार्ज के यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलम, और इनटू एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। बट दिस इज नॉट द एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है। इसका जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो कहलाता है वोल्ट मीटर। अच्छा, हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर जब चैप्टर 15 पढ़ेंगे तो हम एक डिवाइस पढ़ेंगे, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। मैंने इसलिए इन दोनों के दरमियान में एक डैश लाइन लगाई है कि मैंने डिवाइस का नाम नहीं लिखा, मैंने यूनिट का नाम लिखा है कि यूनिट हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमारे पास यूनिट है। अब मैं इस यूनिट को अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, क्योंकि वोल्ट जो है वो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया। वोल्ट हमारा अगला टॉपिक है, मतलब इसके बाद हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम जब एनर्जीज के बारे में बात करेंगे तो वहां वोल्ट आएगा। तो जब मैं वोल्ट आपको पढ़ा दूंगा, वोल्टेजेस आपको पढ़ा दूंगा, ये यूनिट वोल्ट आप पढ़ लेंगे तो ये ऑलरेडी उस वक्त आपके खुद को खुद समझ में भी आ जाएगा। बल्कि इसको उधार रख लो, उस वक्त मैं इसको आपको बता दूंगा कि ये वोल्ट मीटर कैसे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से हम कर लेंगे। बट कीप इन योर माइंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। अच्छा जनाब, अगर हम ये डॉट हटाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू, या आपने डॉट हटाया तो आपके पास ई डेल्टा ए और साथ में आया कॉस थीटा। अब हम डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम में पढ़ चुके हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि ये थीटा किसके दरमियान एंगल है, ई और डेल्टा ए के दरमियान हमारे पास बनने वाला एंगल है। इस एंगल की वजह से फ्लक्स की डिफरेंट वैल्यूज है। मसलन फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हम जानते हैं कि cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो दिस इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए और cos 0। तो cos 0 रखा कितना है, 1 आया, तो फ्लक्स कितना है, ई डेल्टा ए। इसी तरीके से फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम ये बात जानते हैं कि cos 90 डिग्री किसके बराबर है, 0। तो अगर आप cos यहाँ पे एंगल 90 रख दे तो 90 कितना आएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय ए, 0 मल्टीप्लाई बाय ई, फिर 0, सारा 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, इसको हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स, राइट। इसी तरीके से फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम ये बात जानते हैं कि cos 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहां से जो फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा, अब देखें आप cos थीटा की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 180। तो ये पूरी चीज क्या बन गई, -1 और ई डेल्टा ए है, तो ई डेल्टा ए से शुरू में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास नेगेटिव फ्लक्स आ गया। ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है इसको हम पॉजिटिव फ्लक्स भी कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इनके मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि देखिए, दोबारा डायग्राम से दिखाता हूं कि अगर ये एक एरिया है मेरे पास, तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या है, ये इसकी डायरेक्शन।
ठीक है, आपको नजर आ रही है ये डायरेक्शन। यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं जो इस एरिया में से गुजर रही हैं, और ये एरिया रखा हुआ है। तो एरिया को नहीं देखना हमने, ये देखना ये डेल्टा ए है। ये आ रही है पीछे से इलेक्ट्रिक लाइंस, वो इलेक्ट्रिक लाइंस इसके साथ क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल का मतलब एंगल कितना होता है, 0। तो मुझे बताइए अगर मैंने एरिया को ऐसे रखा हुआ है तो मैक्सिमम लाइंस इस एरिया में से गुजर रही होंगी ना, और जब मैक्सिमम लाइंस इस एरिया में से गुजर रही हैं, सारी इसमें से गुजर रही हैं, तो एरिया की डायरेक्शन कैसे थी हमारे पास, एरिया की डायरेक्शन इस तरफ थी, एरिया की डायरेक्शन, और इस तरह इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही थी। तो ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल में मैक्सिमम लाइंस गुजरी, मैक्सिमम लाइंस इसमें से गुजर गई, तो फ्लक्स क्या हुआ, मैक्सिमम। ये रही वो बात, पहले हमने मैथमेटिकली किया, अब मैं आपको फिजिकली समझा रहा हूं। ये मैं किसकी डायरेक्शन बता रहा हूं, डेल्टा ए की। तो सरफेस पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाया, वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आने वाली लाइंस के साथ क्या है, पैरेलल। ये बात होगी। ये था एरिया हमारा, और इस एरिया को मैंने ऐसे कर दिया। अब इस सरफेस को देखने की जरूरत नहीं है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर बता रहा है कि एरिया की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। आने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो इस तरीके से आ रही है। तो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस तो ऊपर से गुजर गई, एरिया तो मैंने ऐसे था ना, एरिया को तो मैंने ऐसे झुका दिया। तो जब सारी लाइंस ऊपर से गुजर गई तो एरिया में से तो लाइन कर्व होकर तो नहीं गुजर रही, लाइंस तो सीधी जा रही है सारी। तो इस एरिया में से कितनी लाइन गुजरी, आप बोलेंगे कोई नहीं गुजरी, सारी लाइंस तो ऊपर से गुजर गई। एरिया तो हमारा ऐसे था, तो जब सारी लाइन ऊपर से गुजर गई, एरिया में से नहीं गुजरी, तो फ्लक्स कितना था, मिनिमम 0 फ्लक्स, कोई फ्लक्स नहीं था। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन सारी ऊपर से गुजर गई और एरिया की डायरेक्शन इधर है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है या नहीं है, ऐसे ही ना, ये एंगल 90 होगा। तो 90 पर आपके पास फ्लक्स मिनिमम आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इस वाली बात की फिजिकल मीनिंग क्या है, इसको ऐसे समझ लें कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन क्या होगा अगर ये चार्ज पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव हो। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे नहीं जा रही, बल्कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो नेगेटिव पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस बेसिकली इस तरफ आ रही हैं, ऐसे ही है ना, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइन टर्मिनेट होती है। सो मुझे बताइए डेल्टा ए जो कि इस तरफ था और इलेक्ट्रिक लाइन जो वापस आ रही है वो इस तरफ है, तो ऑपोजिट के दरमियान कितना एंगल होता है, ऑपोजिट के दरमियान 180 डिग्री। तो ये रहा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री नेगेटिव फ्लक्स का मतलब आमतौर पर ये होता है कि जो चार्ज है वो उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, वो एक पॉजिटिव चार्ज की जगह पे एक नेगेटिव चार्ज वहां रखा हुआ है। ये बात भी मेरा ख्याल है समझ में आ चुकी है आपको, ठीक है। अच्छा, अगर एरिया को टिल्ट कर दिया जाए या एरिया को टिल्ट ना करें, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे बात कर लेता हूं, इसी तस्वीर को एक और तरीके से बनाता हूं। हम ऐसे बना लेते हैं कि ये मेरे पास एक एरिया है और ये रहा हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर डेल्टा ए, और मेरी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये हमारे पास एक चार्ज से निकल रही है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ई। तो इस दफा आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस डेल्टा ए और इस ई, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन थी किसकी, डेल्टा ए की, सही है। और जरा थोड़ा सा वेक्टर बड़ा करके बना लेता हूं, और ये जो डायरेक्शन है मेरे पास, ये किसकी डायरेक्शन है, ई की, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, राइट। तो ये वो थीटा एंगल है जो यहां लिखा हुआ है। अब इसका फ्लक्स कैसे मालूम करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटीज के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। ये वाला कंपोनेंट मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि एरिया मेरे पास इस तरीके से, एरिया इस तरीके से, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो इस एरिया में से पास नहीं हो रहा, वो कंपोनेंट इसमें से पास होगा जो कि वो स्ट्रेट जा रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या लिखते हैं, एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस। ये मैं फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा याद करवाता हूं अपने स्टूडेंट को कि एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है उसके साथ कॉस लिखते हैं, और एंगल के सामने जो कंपोनेंट होता है उसके साथ साइन लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा और डेल्टा ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। और क्या यहां पर वही चीज नहीं हो रही, देख रहे हैं आप कि आपके पास ई और डेल्टा ए के साथ कॉस थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं डेल्टा ए इंटू ई कॉस थीटा।
तो आपने हमेशा फ्लक्स कैलकुलेट करते हुए ई और डेल्टा ए को एक दूसरे के पैरेलल लेना है। अगर ई और डेल्टा ए पैरेलल नहीं है तो फिर वो कंपोनेंट लेना है जिस कंपोनेंट से वो पैरेलल हो जाए। तो ये जो हमने डॉट हटाया और कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा बताता है कि कंपोनेंट का कौन सा यानी कौन सा जो कंपोनेंट है वो पैरेलल बन रहा है और कितना कंपोनेंट पैरेलल बन रहा है। तो वो जितना कंपोनेंट पैरेलल होगा, अगर कम पैरेलल होगा कंपोनेंट की वैल्यू, जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कम होगी, तो आने वाला फ्लक्स कम होगा। यानी ई कॉस थीटा अगर कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। पैरेलल कंपोनेंट ई कॉस थीटा जितना ज्यादा होगा उतना फ्लक्स हमारे पास ज्यादा होगा, राइट। यहां तक कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। तो हमने कुछ इस तरीके से अपनी कहानी को शुरू किया कि हमने कहा कि फ्लक्स का मतलब यह है कि किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही। मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने क्या की, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और यूनिट नॉर्मल एरिया वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास फ्लक्स कहलाता है। फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया, एरिया को आपको एक्सप्लेन करके बताया कि एरिया का मतलब क्या है, यानी वेक्टर एरिया का मतलब। और ई ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास एक एक्सप्लेन क्वांटिटी ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में इस पे बात कर चुके हैं, राइट। यहां से हमारे पास आ गया ये फ्लक्स आ गया। अब एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं, ये जो डेल्टा ए है ये ई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो डेल्टा इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब जरा डिवाइड करते हैं और एक बात करते हैं। देखिए अगर मैं क्या करता हूं, फ्लक्स को मैं डिवाइड करता हूं डेल्टा ए से, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, ई के बराबर आ जाता है। इस चीज को मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया की हम बात करते हैं वो हमेशा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये चीज किसके इक्वल आई, इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या ख्याल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आया नहीं आया। ये चीज आपने अच्छी तरह अपने ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आज आपके पास एक दूसरा नाम सामने आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां से बड़े अच्छे और बड़े ही हैरत अंगेज किस्म के रिजल्ट के ऊपर हम चलेंगे। वो रिजल्ट क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम जानते हैं कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ये हम जानते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि आगे चल के जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी होगी तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, वेक्टर के तरीके से। और वेक्टर की अलजेब्रा के साथ डील करना इज नॉट एन इजी जॉब। उसके लिए वेक्टर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज, उनकी गुड अंडरस्टैंडिंग और फिजिकल जो ज्योमेट्री बनती है हमारे पास, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर को या वेक्टर अलजेब्रा के साथ डील करना कुछ ना आसान काम नहीं है, बट वी हैव अ बेनिफिट, नाउ वी हैव एन एडवांटेज। और वो एडवांटेज ये है कि वी कैन solve this electric field not by the vector. If we consider that electric field is basically electric flux per unit area or the electric flux density, so by the concept of the density, which is a scalar concept, we can easily solve any problem for the electric field, right? तो एक वेक्टर के मसले को एक स्केलर के तरीके से हम सॉल्व करेंगे और यही काम हम बड़ी आसानी के साथ करेंगे कहां पे, गॉसेस लॉ के अंदर। तो गॉसेस लॉ ये सारी चीज हमें जिस तरफ लीड कर रही है वो लीड कर रही है गॉसेस लॉ की तरफ। अब एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या है। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। क्या मतलब है इस बात का, अच्छा जी, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब यह है कि ये हमारे पास जनाब वाली एक, ये हमारे पास एक अकेला सा चार्ज है, कलम चार्ज है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो मैग्नीट्यूड है Q। तो इस चार्ज से R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, यहां पर मैं मालूम करने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये मैं मालूम करने चाह रहा हूं। अच्छा,
अब जरा 3D प्रॉब्लम है, ये 2D प्रॉब्लम नहीं है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ स्पेस में एक पॉइंट बोलूं और मैं कहूं इस पॉइंट से r डिस्टेंस 1 मीटर के फासले पे, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 मीटर के फासले पे, तो 1 मीटर कहां है? 1 मीटर इधर है, या 1 मीटर इस तरफ है, या 1 मीटर ऊपर है, या 1 मीटर नीचे है, या 1 मीटर सामने की तरफ है, या 1 मीटर पीछे की तरफ है? किस तरफ है 1 मीटर? तो 1 मीटर जब मैंने बोला है तो वो तो चारों तरफ होगा ना, वो 1 मीटर यूं डायगोनली भी हो सकता है, क्या ख्याल है? तो उस पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर आप कोई शेप बनाना चाहें तो वो शेप क्या बनती है? स्फीयर। स्फीयर फुटबॉल की तरह की शक्ल होती है, इसको हम कहते हैं स्फीयर। समझ आ रही है? तो इस फुटबॉल का जो सेंटर है, ये फुटबॉल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं स्फीयर, ठीक है? तो ये स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर है, वो जो सेंटर है उस सेंटर से इधर इधर ऊपर नीचे सामने पीछे दाएं बाएं डायगोनली कोई भी ले ले, तमाम डिस्टेंसेस बराबर है। तो जब भी ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट से r डिस्टेंस पे, तो जो बनने वाली शक्ल है वो एक स्फीयर होती है। कीप इन योर माइंड। तो ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल बन रहा है, दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस इज ए स्फीयर, फुटबॉल की तरह की शक्ल, राइट? तो इससे r डिस्टेंस इधर इधर कहीं भी हो सकता है। निकलने वाला फ्लक्स कितना है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं इस चार्ज से जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस इस चार्ज में से निकल रही हैं? ये जो बाकी स्पेस है इनमें भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैंने चंद इलेक्ट्रिक लाइन बना के ये समझाने की कोशिश की है एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे फ्लक्स कितना है ये मालूम करने जा रहे हैं। इस मसले को हम कैसे हल कर रहे हैं? हम पूरी स्फीयर को, देखो लफ्ज में बार-बार स्फीयर इस्तेमाल कर रहा हूं, बी केयरफुल, डोंट कंसीडर इट ए सर्कल, दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस इज स्फीयर, फुटबॉल की तरह की शक्ल, क्रिकेट के बॉल की तरह की शक्ल। ओके, नाउ मैंने इस पूरी स्फीयर को छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये रहा एक छोटा सा इसका पीस ऐसे, राइट? और इसका जो इस डायरेक्शन में मैंने ये बना लिया डेल्टा ए, एरिया की डायरेक्शन। इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है वो भी ऐसे आ रही है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया ड्रॉ करता हूं तो इस एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल बनाऊंगा ना, तो ये डेल्टा ए यहां पे बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी तरफ जा रही है, देखो। तो कहीं पर भी मैं छोटा सा एरिया बनाऊं, उस एरिया की डायरेक्शन और उस एरिया से निकलने वाली इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो हमेशा आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। तो मैंने पूरे स्फीयर को जनाब वाले छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसा फुटबॉल छोटे-छोटे पैचेस से मिलकर बना होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये पैच है, एक ये है, एक ये है मेरे पास, यहां पर है। तो ये सारे ब्लैक और व्हाइट पैचेस से मिलकर बना हुआ, ये टुकड़ों से मिलकर बना। तो मैंने पूरे फुटबॉल को छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जो टुकड़े हैं। जिस तरह ये एक ब्लैक टुकड़ा है मेरे पास, समझ में आ रही है? यहां पर एक ब्लैक टुकड़ा है, इसको ये छोटे-छोटे पैच है, ये हैं। तो मैंने पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स निकल रहा है? मैंने कहा ना, मैं इस मसले को ऐसे हल कर रहा हूं कि मैं पूरे स्फीयर के बजाय इस पूरे स्फीयर को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया और किसी एक पीस से कितना फ्लक्स निकल रहा है पहले मैं वो मालूम करने जा रहा हूं। तो मैंने पूरे स्फीयर को छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया, किसी एक पीस से कितना फ्लक्स निकल रहा है पहले मैं वो मालूम करने जा रहा हूं। और आप देखो कि अगर इस तरफ से कोई लाइन निकल रही होगी, यानी कहीं पर भी मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाऊंगी, देखो, तो ये हमेशा इसके ऊपर हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? इस तरीके से ये हमेशा इनके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। जब भी बनाओगे तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे निकल रही है तो डेल्टा ए के साथ परपेंडिकुलर, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऊपर निकल रही है तो यहाँ पर नॉर्मल बनाऊंगा ना, तो डेल्टा ए के साथ परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक लाइन इस तरफ जा रही है तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया हुआ इस पैच पे, इस वाले पैच पे, तो वो उसके साथ पैरेलल होगी। तो डेल्टा ए और ही ई हमेशा आपस में क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। तो मैंने कहा एक छोटे से एरिया के लिए मैं बात करता हूं, इसको मैं कह देता हूं डेल्टा फाई, क्योंकि सारे के लिए तो फ्लक्स की बात कर रहा हूं, एक स्मॉल पीस के लिए मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स की। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ई डॉट डेल्टा ए, और डेल्टा फाई इज इक्वल टू डॉट हटाया तो ई डेल्टा ए कॉस थीटा। हम जानते हैं यहाँ पे थीटा कितना है मेरे पास? 0 डिग्री है, जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको। तो डेल्टा फाई मेरे पास आ गया ई डेल्टा ए, राइट? ये मेरे पास फ्लक्स आ गया सिर्फ एक का। अगर मैं इस एरिया का फ्लक्स मालूम करूंगा वो भी यही आ जाएगा मेरे पास। तो पूरी स्फीयर के जिस भी हिस्से को मैं ऐसे डिवाइड करूं, तो ये देखो, ये इसका डेल्टा ए और ये ई, तो ये हमेशा आपस में क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। तो फ्लक्स तो हमेशा यही आएगा मेरे पास। So for
कंप्लीट स्फीयर, पूरी स्फीयर के लिए अगर मैं कहूं तो इस फ्लक्स को डेल्टा फाई की जगह फाई कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं मैं, सम कर देता हूं, जमा कर देता हूं किसको, ई डेल्टा ए को, क्योंकि ई डेल्टा है एक पैच का, एक टुकड़े का फ्लक्स है, तो दूसरे का भी ई डेल्टा है, तीसरे का भी ई डेल्टा है। जितने भी मैंने टुकड़ों में डिवाइड किया, हर पीस का फ्लक्स कितना ई डेल्टा है, तो तमाम ई डेल्टा को क्या कर लो, सम कर लो। और सम क्यों कर रहे हैं, स्केलर है, सिंपल प्लस करना है, दैट्स इट। तो फाई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हर पीस के लिए, हर पैच के लिए मेरे पास कांस्टेंट है, क्यों, देख सकते हैं सब जगह डिस्टेंस बराबर है, तो ई तो मेरे पास कांस्टेंट हो गया, उसको मैंने सबमिशन से बाहर निकाल दिया और सबमिशन अप्लाई कर दिया डेल्टा ए पर। नेक्स्ट स्टेप में ई सबमिशन डेल्टा ए का मतलब यह है कि फुटबॉल जिन तमाम पीसेस से मिलकर बना हुआ है, हर पीस को अगर आप प्लस करते चले जाओ तो पूरी फुटबॉल का सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा, क्या ख्याल है भाई। फुटबॉल को मैंने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया हुआ, देख रहे हैं आप। तो इन तमाम पीसेस को अगर मैं प्लस करूं तो पूरी फुटबॉल का सरफेस एरिया आ जाएगा, एरिया, सरफेस का एरिया, पूरी फुटबॉल की सरफेस का एरिया आ जाएगा मेरे पास। तो पूरी फुटबॉल की शक्ल कैसी, स्फीयर, तो इस स्फीयर का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। तो दिस सबमिशन डेल्टा ए हमारे पास किसके बराबर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं डॉट लगा के, सबमिशन डेल्टा ए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। सरफेस एरिया हमारे पास कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, इसका लगा बंधा फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई एज इट इज सबमिशन डेल्टा ए की जगह पे मैंने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अच्छा जी, अब डेरिवेशन को आगे लेके चलते हैं। तो ई और मल्टीप्लाई हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर से। नेक्स्ट स्टेप हम कहां करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ऐसे कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब अगले स्टेप के अंदर क्या है हमारे पास, अब ई की वैल्यू रखनी है। तो आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने आपसे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज को डिस्कस किया था, और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए मैंने आपको कैलकुलेट कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद हो तो उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू थी किसके लिए, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और साथ में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आप देख सकते हैं इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फ्लक्स निकल कर आ रहा है वो आ रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स निकल के आया। तो ये जो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हमारे पास निकल के आया, ये किसका फ्लक्स है, ये एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का फ्लक्स है किसी डिस्टेंस r पे। आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में अब इस r का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को चाहे मैं छोटा बना दूं या इस स्फीयर को मैं बड़ा बना दूं, इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद है वो फिक्स रहेगी। मिसाल के तौर पर स्फीयर इतना बड़ा ना होता, अगर ये स्फीयर इतना छोटा होता तो ये कितनी लाइन निकल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्फीयर का रेडियस कम कर देने से फ्लक्स के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्लक्स का मतलब हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में से जो गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तादाद, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है जो किसी एरिया में से गुजर रही है, तो उस नंबर ऑफ लाइन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि यहां पर यह बात हमें समझ में आ रही है कि फ्लक्स जो है उसका ताल्लुक एक तो उस चीज से नहीं है जिसे हम कह रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे, तो चाहे डिस्टेंस कम कर दें या ज्यादा कर दें, जो नंबर ऑफ लाइन किसी एरिया में से गुजर रही है वो उतनी ही गुजरेगी, कीपिंग कि वो जो एरिया की जो शेप है वो स्ट्रिक्टली ज्योमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप। तो सिमेट्रिकल शेप का मतलब है जिस तरह मैंने यहाँ पे लिया स्फेरिकल शेप, अगर स्फेरिकल शेप के अलावा कोई शेप होगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ के अंदर। फॉर द टाइम बीइंग यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं आपसे वो स्ट्रिक्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है।
बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर की मैं आपसे बात करूं तो एक तो इसमें हमारे पास क्या नहीं है, एक तो इसमें हमारे पास आर नहीं है। दूसरी बात, ये जो रिजल्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि अगर किसी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन की तादाद फिक्स हो, ये बड़ी अहम बात है, गौर से सुनिएगा। अगर किसी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद फिक्स हो तो उस इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद, तो बेसिकली हमें उस सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं? इससे पहले मैंने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको मैंने नाम दिया था, राइट। तो वो बात यहां पर दोबारा से हमारे पास आ गई है। तो जनाबे आली किसी चार्ज में से अगर गुजरने वाली लाइंस को किसी यूनिट चार्ज क्यू को हम क्या ले लेते हैं, 1 यूनिट, राइट। हम ये बात जानते हैं ना कि जो क्यू है चार्ज की यूनिट है कूलम। तो अगर हम कहें कि 1 कूलम चार्ज में से कितनी लाइंस गुजर रही है, एप्सिलॉन नॉट की तादाद हम जानते हैं 8.85 एक्सपोनेंशियल -12 होती है, राइट। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी यूनिट चार्ज से गुजरने वाली लाइंस को हम इतनी मान लें तो इसका मतलब है कि हम उस यूनिट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो भी मालूम कर सकते हैं और उस फ्लक्स की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी डिटरमिन कर सकते हैं। ये है वो रिजल्ट जो कि यहां जाकर हमने अचीव किया। ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो रिजल्ट है ये बहुत अहम रिजल्ट है। यही इक्वेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इसके बाद के लेक्चर में मैं आपसे कहूंगा कि इसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ। अभी मैं इसको गॉसेस लॉ नहीं कह रहा, लेकिन इसको आगे चल के मैं किसका नाम दूंगा, गॉसेस लॉ का नाम दूंगा, बिल्कुल यही होगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा इसके अंदर एक दो बातें हमने और भी करनी है। तो ढके छुपे लफ्जों में हमने गॉसेस लॉ पढ़ लिया, लेकिन तफसील के साथ हम अगले क्लास के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। तो आई बिलीव आपको फ्लक्स समझ में आ गया। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पर हमने फ्लक्स निकालना सीख लिया, जिसने हमें बताया कि उस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से हम कितना दूर जा रहे हैं, इट डजंट मैटर, फ्लक्स रिमेन्स द सेम। तो फ्लक्स उस यूनिट एरिया जिसकी शेप एक फिक्स स्ट्रिक्ट, मैं कह रहा हूं सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप है, उसका जो फ्लक्स है वो बेसिकली उस शेप के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को कैलकुलेट करने के काबिल हो गए स्केलर के जरिए। यहां तो कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये फुटबॉल बड़ी अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। मैं कोशिश करूंगा ये ज्यादातर हमारे साथ रहे, कहीं इधर उधर ना जाए। इसके ऊपर ये जो पैच बने हुए ना, ये जो बने हुए हैं, यानी ये जो टुकड़े बने हुए हैं फुटबॉल के ऊपर, आप देख सकते हैं डिफरेंट, ये टुकड़े बड़े अहम हैं। ये सारे टुकड़े, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, तो ये पैच है। तो ये बिल्कुल बच्चों की खेलने वाली फुटबॉल है, प्लास्टिक वाली है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ब्लैक और व्हाइट बराबर बराबर पैच होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। आई एम डूइंग इन डेप्थ एंड डिटेल डिस्कशन सो दैट के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए।